वेलकम अगेन टू केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। आज हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हेलो एरीन्स होता क्या है। तो जैसा कि आप लोग ने पिछले वीडियो में देखा होगा, हेलो एरीन्स होता है जब बेंजीन ग्रुप पे हेलोजन लगा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं हेलो एरीन्स। तो इसे हम लोग कहते हैं हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन जो होते हैं, प्रिपरेशन ये सिर्फ हम लोग को दो ही पढ़ने हैं। पहला क्या होता है कि जब हम टॉल्वीन को, आप लोग को कॉमन नेम याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो कॉमन नेम होता है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशंस आएंगे कि हाउ विल यू प्रिपेयर फ्रॉम टॉल्वीन। तो जब बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा होता है तो उसे टॉल्वीन कहते हैं। जब हम इसको किसी भी हेलोजन से, एक्स इज हेलोजन ईयर, को लाइट में, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्ट करवाते हैं, तो ये जो CH3 ग्रुप है, सॉरी ये जो X ग्रुप है, ये या तो पैरा पोजीशन या फिर ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है। और जैसा कि आपको पता है, पैरा पोजीशन हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है, बिकॉज पैरा पोजीशन इज लेस हिंडर्ड। अगर किसी को ऑर्थो पैरा पोजीशन में दिक्कत है तो मैं यहाँ वो भी बता देता हूँ। अगर एक बेंजीन ग्रुप में कोई भी एक ग्रुप पहले से जुड़ चुका है, तो उसके जस्ट अपोजिट वाला ग्रुप ये पैरा होगा, इसके बगल के दोनों ग्रुप ऑर्थो होंगे, और उसके बाद जो ग्रुप बचा है वो मेटा होगा। ये था आप लोग का बेसिक ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन। अब जो दूसरा तरीका होता है वो आपका नेम रिएक्शन में आता है, और बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, जिसे हम नाम देते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो नेम रिएक्शंस होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके एग्जाम्स में हमेशा ये डायरेक्टली नेम वाइज या तो पूछ लिए जाएंगे, या हाउ विल यू प्रिपेयर के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें एक पार्ट में रहता है। तो जब सैंड मेयर रिएक्शन की बात करते हैं तो आइए देखते हैं कि होता क्या है। पिछला हमने टॉल्वीन से किया था, यहां पे ये एनिलीन के साथ होगा, मतलब बेंजीन के ऊपर जब NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो इसे हम लोग कहते हैं एनिलीन। इसका मेन रिएजेंट होता है सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HX एट 273 टू 278 केल्विन। नेम रिएक्शन के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको रिएजेंट्स पहचानने। अगर आप रिएजेंट्स याद कर लेंगे तो आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आसानी से याद हो जाएगा। तो ये सबसे पहले इसका एक इंटरमीडिएट बनता है डाईएजो कंपाउंड, दैट इज N2X। इसे कहते हैं डाईएजो, मतलब डाईएजो N2 ग्रुप को कहते हैं, और इसका पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम। यहां पे जो भी हैलोजन हो उसके लिए हैलाइड, और फिर Cu2X2 क्यूप्रस हैलाइड के प्रेजेंस में, सॉरी, ये एराइल हैलाइड आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ये सैंड मेयर रिएक्शन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीसरा नेम रिएक्शन है जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। फिंकलस्टीन पहला था, दूसरा था स्वार्ट्स रिएक्शन जो हेलोजन एक्सचेंज में आप लोग ने पढ़ा था, और उसके बाद सैंड मेयर रिएक्शन। अब अगली बारी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी रिएजेंट रिएक्ट कैसे करता है। तो इसके रिएक्ट करने का बेसिकली दो से ज्यादा तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला जो होता है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड वन जो है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। और जो तीसरा और सबसे लास्ट है दैट इज एडिशन रिएक्शन। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, तो इसके पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीज जो मैंने एक GOC के वीडियो में पहले ही मैं बता चुका हूं, वो आप लोग को लिंक जरूर भेज दूंगा, पर उसके पहले पर मैं यहां आप लोग को क्विक रिवीजन एक करा देता हूं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे AB प्लस C है तो ये बन जाएगा AC प्लस B। इस C ने B को रिप्लेस कर दिया या सब्स्टिट्यूट कर दिया।
अब सब्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो हमारे पास सब एस एन टाइप रिएक्शन होता है, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन, एस स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक। अब जितने लोग को अभी तक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल नहीं पता है मैं वो भी आप लोग को बता देता हूं। तो न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, जैसे हिंदी में आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा, तो इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और फाइल का मतलब लविंग। और ये सिर्फ केमिस्ट्री में होता है, आप किसी को जाके मत कहिएगा कि आई फाइल यू, तो वो नहीं होता है। तो न्यूक्लियस लविंग, तो न्यूक्लियस लविंग मतलब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है हमेशा, प्लस, और प्लस पे अटैक कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो एसएन टाइप का रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो होगा पर यहाँ पे प्लस चार्ज बनेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा जो इस पे अटैक करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ और इसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। अब ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक दो टाइप के होते हैं, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर एंड SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये आपके 11 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय SN1 एंड SN2। तो SN1 जो होता है, देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। दिस इज अ 2 स्टेप प्रोसेस, दिस इज 1 स्टेप प्रोसेस, मतलब 2 स्टेप में ये रिएक्शन खत्म होगा और ये एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपकी रिले रेस हो रही है, तो रिले रेस में आप लोग 4 लोग हैं और रिले रेस 4 लोग में होती है, तो उसमें आप हारते हैं या जीतते हैं ये डिपेंड करेगा सबसे धीरे कौन है, क्योंकि वही आपको धीरे करेगा पूरे रेस को। तो वैसे ही अगर एक रिएक्शन होता है तो कौन सा रिएक्शन सबसे स्लो हो रहा है, कौन सा पार्ट, अगर रिएक्शन कई पार्ट में है तो कौन सा रिएक्शन सबसे स्लो है, वही डिटरमाइन करेगा स्पीड ऑफ द रिएक्शन क्या होगी। तो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड हेंस स्लोएस्ट स्टेप। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ही स्टेप का है। इसका ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री में सबसे तेज होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। और इसका ऑर्डर है 1 डिग्री में सबसे तेज होगा, फिर 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में। तो ये बेसिक चीज़ है जिसे आप कॉपी कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक करके बात करते हैं कि SN1 और SN2 रिएक्शन होता कैसे। इतनी चीज़ों को आप कॉपी कर सकते हैं। तो देखिए जो SN1 रिएक्शन होता है, SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर एंड इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस और सबसे तेज 3 डिग्री में होता है। तो अब एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। ये वो आपका 3 डिग्री, हाइड्रोजन आप भर सकते हैं। जिनको दिक्कत है वो मैं बता दूं, यहाँ पे 3 हो गए क्योंकि एक बॉन्ड पहले से बनाया, यहाँ एक बॉन्ड पहले से, इसलिए यहाँ भी 3, एक बॉन्ड इसने बनाया, यहाँ पे 3, और इसके सारे बॉन्ड कंप्लीट है। ओके, और अब ये KOH से रिएक्ट कर रहा है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ऑर्गेनिक में कहा होता है बॉन्ड की ब्रेकिंग। तो हमें पता है कार्बन और हैलोजन में हमेशा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, हैलोजन होता है। तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकलेगा, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, CH3 प्लस चार्ज बना, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब इस कार्बोकैटायन पे नेक्स्ट स्टेप में जो KOH था, KOH टूटेगा K प्लस और OH माइनस में। अभी मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक, और ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, प्लस चार्ज इसे पसंद होगा क्योंकि इस पे माइनस चार्ज है, और ये यहाँ पे अटैक कर देगा और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH3OH। अभी 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा तेज़ी से क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री देखिए फ्रंटल अटैक हो रहा है, मतलब जहाँ से ये हैलोजन जा रहा था वहीं पे अटैक हो रहा है। पोजीशन इसकी चेंज नहीं हुई है, ना ही स्ट्रक्चर हुआ है,
जो जहां पे था वहीं पे, बस इसकी जगह एक दूसरा ग्रुप आ गया है, तो इसमें स्ट्रक्चर का चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो रही है कि फ्रंटल अटैक होने के कारण यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री है, इसीलिए फास्ट हो रहा है। और 3 डिग्री इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ऑफ ऑल, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, मतलब जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप उतना ज्यादा ये स्टेबल। ये पिछले वीडियो में आप लोग को ये भी बताया गया था। ये हुआ आपका SN1। अब अगर हम SN2 की बात करते हैं तो SN2 सबसे तेज होता है 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री में। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर 1 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए ये आपका 1 डिग्री हुआ, और ये CH(X), ये मैं आपको थोड़ा बेटर तरीके से दिखा देता हूं। चलिए, ये हुआ X, ठीक। अब इसने रिएक्ट किया NaOH से। अब यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास कोई ऐसा नहीं कि ये हेलोजन निकल के बाहर जा रहा है, तो सामने से अटैक करना नामुमकिन है। ये Na+ और ये OH-, तो ये OH- सामने से तो अटैक कर पाएगा नहीं, तो ये पीछे से अटैक करेगा। तो ओरिजिनली हमें ऐसा नहीं दिखता है, पर एक जगह ऐसा आता है कि 5 इंटरमीडिएट स्टेज रहता है। X टूट रहा होता है और OH इसके पीछे से अटैक कर रहा होता है, और ये जो बाकी सब हाइड्रोजन्स हैं ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर जाते हैं, 1 2 ये 3, और फाइनल प्रोडक्ट हमें कुछ ऐसा मिलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक OH यहाँ। तो ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था इसका जस्ट अपोजिट हो गया। देखिए, हेलोजन यहाँ आगे था, हाइड्रोजन्स पीछे थे। यहाँ फंक्शनल ग्रुप हेलोजन जो यहाँ था वो पीछे हो गया और हाइड्रोजन्स आगे हो गए, और इस चीज को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो ये SN2 1 डिग्री में सबसे तेज इसलिए होता है क्योंकि पीछे से अटैक करना होता है। अगर 3 डिग्री की बात करेंगे तो 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बहुत ढेर सारे कार्बन होंगे। मैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बेटर लिख देता हूं ताकि आप लोग को दिख सके और आप कॉपी भी कर सकें इसे। तो यहां पे देखा गया क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये था आपका SN1 और SN2। दूसरा जो तरीका होता है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। तो एलिमिनेशन का मतलब होता है सिंपली किसी को निकाल देना और उसकी जगह कोई ना है। तो एलिमिनेशन में यहां जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा क्या होता है इसकी बात करते हैं, पहले आप लोग को दिखा दूं मैं। अगर एलिमिनेशन की बात करें तो ये AB + C, तो ये बन गया A + BC। तो यहां पे हमारा कार्बन था, यहां से B गायब हो गया और इसके पास चला गया, बस ये एलिमिनेट हो गया, इसकी जगह कोई आया नहीं। अब बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, ये होता है बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहा गया, फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो बीटा कार्बन से एक हेलोजन निकलेगा, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन कहा गया है। तो यहां से ये निकलेगा और HX निकालने का काम हमेशा कौन करता है, एल्कोहलिक KOH। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये आपके मैं इसको और बेटर तरीके से लिख देता हूं, साफ कहते हैं एल्कोहलिक KOH। ये याद रखिएगा, आपके कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आता रहता है। तो यहां से जैसे HX निकलेगा, हमें पता है हेलोजन जो होता है, देखिए मैं इसको यहां दिखा दे रहा हूं, इसका कोई फिक्स मैकेनिज्म तो नहीं है पर आप समझ सकें इसलिए, हेलोजन इज ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और हाइड्रोजन की कभी से इतनी औकात नहीं है कि किसी से इलेक्ट्रॉन लेके जाए। तो ये तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा और इस पर माइनस चार्ज बनेगा और माइनस प्लस मिलके एक डबल बॉन्ड बना देंगे। तो ये बन गया डबल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और ये कार्बन की भी वैलेंसी
हो गई कंप्लीट। तो ये अल्कीन्स बनाने के भी काम आता है। क्वेश्चन आपका आ सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर अल्कीन, कोई भी अल्कीन फ्रॉम हेलोजन या हेलो एल्केन्स, तो आप ये लिख सकते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ये तो आपकी बात हुई थी हेलो एल्कीन्स की। अगर हम हेलो एरीन्स की बात करते हैं और हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कोशिश करवाते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीन्स, तो यहां पे एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, सॉरी बेंजीन रिंग है, और ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आर मोर एसिडिक। तो अब इसको अगर हमें हटाना है, यहाँ पे अगर हमें कुछ लगाना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब आइए इसकी हमें सिंपल सी बात क्या पता है कि जो हेलोजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन पे बेसिकली प्लस चार्ज देगा। पर यहाँ पे जो बात होती है, यहाँ पे आई की बात ना होके, इंडक्टिव इफेक्ट की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात ना होके, यहाँ रेजोनेंस की बात होती है। तो अगर इसके साथ हम NaOH रखते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी, तो OH तो अटैक यहीं पे करेगा सेम पोजीशन पे, पर इसके लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होगा इस रिएक्शन को करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज बनाना मुश्किल था। तो इसी पोजीशन पे Cl रहेगा और OH अटैक कर देगा, सॉरी, और धीरे धीरे Cl बाहर निकलने लगेगा और OH यहीं रह जाएगा। अब हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि अगर हम Cl के पैरा पोजीशन ये है, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं जैसे NO2 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -R ग्रुप, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज लाएगा, प्लस चार्ज, और हमें तो प्लस चार्ज चाहिए ही था, हमने सब्स्टिट्यूशन में सीखा। तो ये जो NaOH है ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन आराम से करवा देगा, आसानी से अटैक कर देगा। तो ये वाले रिएक्शन जिसमें हमको इतना टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए था, अब हमें टेम्परेचर कम चाहिए होगा एंड विदाउट प्रेशर। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स बढ़ाते जाएंगे, पर हमेशा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हमारे टेम्परेचर और प्रेशर कम होते जाएंगे। ये देखिए, और लास्ट में जब हमने सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा दिए, तो सिर्फ बेसिक NaOH के साथ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप काम क्या कर रहा है, देखिए तो अभी तक एलिफैटिक की जब हम बात कर रहे थे तो एलिफैटिक में स्ट्रेट चेन था, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्ट काम कर दे रही थी। पर जब स्ट्रेट चेन नहीं होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पे रेजोनेंस काम करता है। रेजोनेंस या तो इलेक्ट्रॉन देगा या तो इलेक्ट्रॉन लेगा रिंग से, तो या तो रिंग पे वो प्लस चार्ज चढ़ाएगा या तो रिंग पे माइनस चार्ज चढ़ाएगा। और जो NO2 ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो बेंजीन पे हमेशा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज। तो यहां पे कुछ नहीं था, तो हमको यहाँ पे OH ऐड करवाने के लिए टेम्परेचर प्रेशर करना पड़ा, मतलब जबरदस्ती करनी पड़ी बेसिकली। यहां पे जैसे ही हमने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाया, प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ी, टेम्परेचर कम हो गया। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते गए, लास्ट में हमने देखा कि हमें किसी भी टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ी, इजिली ये रिप्लेस हो गया। तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की। एलिमिनेशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स का बहुत ही फेमस है। अब फेमस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस पे दो बेसिक नेम रिएक्शन है जिन्हें कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। दो रिएक्शन होते हैं, एक होता है अल्काइलेशन और एक होता है एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट के नाम पे, यह भी मैं आपको दिखाता हूं क्या होता है। यहां पे आपके पास हेलोएरीन रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH3Cl एंड AlCl3। ये इसका रिएजेंट है, आपको याद करना है। अब अल्काइलेशन का मतलब अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, तो यहां से हेलोजन हटेगा और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CH3। इसका एलिमिनेशन हो गया, ठीक। एसाइल ग्रुप, मैं इसको भी यहां लिख देता हूं, फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। असाइल ग्रुप कहते हैं RC डबल बॉन्ड O Cl को, दिस इज असाइल ग्रुप। तो वापस से अगर हेलो एरीन्स में
विद द सेम रिएजेंट, पर यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट अल्काइलेशन में CH3Cl और यहाँ पे RCOCl होगा, तो माना हमने कि RC डबल बॉन्ड O Cl विथ सेम AlCl3, ये याद रखिएगा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पे हैलोजन हट जाएगा और हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड OR, क्योंकि देखिए दोनों केस में क्लोरीन ही बाहर निकलेगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा, CH3 पे प्लस चार्ज और यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज, और यही अटैक होगा। तो ये था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन। और सबसे लास्ट रिएक्शन जो आपके लिए बचता है वो है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स। तो रिएक्शन विथ मेटल्स की अगर हम बात करें तो देखिए एक एल्काइल हैलाइड है, जब इसका सबसे फेमस रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड, जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है तो मिलता है हमें RMgX, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब अलग अलग मेटल्स के अलावा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसा है कि जो बहुत इजीली अवेलेबल है और ये कार्बन पे माइनस चार्ज लेके आता है। देखिए मैग्नीशियम इज अ मेटल, हमेशा पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन इसे दे के जाएगा और कार्बन पे माइनस चार्ज क्रिएट करेगा। बाकी मेटल्स भी ये काम करते हैं पर वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इजी टू मेक एंड इजीली अवेलेबल है। अगर हम एराइल हैलाइड की बात करते हैं तो एराइल हैलाइड में एक आता है वुड्स रिएक्शन या वुड्स फिटिग रिएक्शन आप कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और हैलोजन, देखिए आपको दोनों अलग अलग बताते हैं। तो जो सोडियम है ये हैलोजन, और हैलोजन निकलेगा और हमें मिलेगा बेंजीन के ऊपर R ग्रुप प्लस 2 NaX। जब ऐसा बनेगा तो इसे कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन, इसको कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो ये पांचवा नेम रिएक्शन इस चैप्टर से, और यहां पे खत्म होता है आपका चैप्टर। एक चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई है वो मैं लास्ट में बता देता हूं, आप इसको कॉपी कर चुके होंगे आई थिंक। तो लास्ट चीज जो इस चैप्टर में जो आपके लिए रह गई है दैट इज रेसिमाइजेशन। तो अभी सुन लीजिए क्योंकि ये थ्योरी में बहुत ज्यादा आ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय रेसिमाइजेशन? देखिए जब हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल। जैसे कि अगर ये हाथ में मैं ये हाथ मिरर के सामने रखूं तो उधर से जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, और ये देखिए सुपर इम्पोजिबल नहीं है, ये दिख रहा है बगल में अंगूठा। मछली जल की रानी अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है। तो इन्हें कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। दो टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, डी जिसको प्लस लिखते हैं मतलब डेक्स्ट्रो, और एल जिसे माइनस लिखते हैं जिसे कहते हैं लीवो। तो या तो प्लस कंपाउंड रहेगा या तो माइनस कंपाउंड। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं कि अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट उस कंपाउंड से पास करें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे वो जो छोटी वाली लेजर लाइट होती है जो किसी भी डायरेक्शन में लाइट के पाथ को इल्यूमिनेट ना करे, मतलब वो जिस डायरेक्शन में जा रही है सिर्फ उतने में ही वो लाइट देगी, उसे कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर, उसे कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम किसी कंपाउंड से पास करें और वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट या फिर लेफ्ट में मुड़ जाए तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो अगर वो राइट में रोटेट करवाया तो वो डेक्स्ट्रो कंपाउंड होगा, और लेफ्ट में रोटेट करवाया तो लीवो कंपाउंड होगा। आई थिंक आप ये बात जान चुके होंगे, पर मैं यहां लिख देता हूं, रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट टूवर्ड्स राइट, और ये होता है रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट
टूवर्ड्स लेफ्ट। तो कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो अलग अलग मिलते हैं, पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें डेक्स्ट्रो भी मिल जाता है और लीवो भी मिल जाता है। मतलब अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट गई, जितना राइट घूमी उतना ही लेफ्ट घूम गई, तो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। मतलब अगर ये यहाँ से जा रही है, मैंने कहा राइट घूमो, राइट घूम गई, अब मैंने कहा लेफ्ट घूमो, तो ये वापस से अपने ओरिजिनल पाथ पे आ गई जिधर ये जा रही थी, है ना। तो इस कंडीशन में जो कंपाउंड होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी भी साइड नहीं घुमा पाता है, और वैसे उस चीज को हम लोग कहते हैं रेसिमाइजेशन। मतलब जब एक कंपाउंड में डी फॉर्म और एल फॉर्म दोनों प्रेजेंट रहेगा तो उसे कहेंगे रेसिमाइजेशन, और ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो ये था आपका हेलो एल्केन्स पहला चैप्टर। एज आई प्रॉमिस मैंने इसी वीक इसे कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं मिलूंगा क्लास 10th के चैप्टर के साथ, क्योंकि क्लास 10th का कोई भी चैप्टर पढ़ा है बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं एक्चुअली, और बोर्ड्स भी अब आपके पास आ रहे हैं। तो आई होप कि अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया आप लोग के काम आ रहा होगा। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी मे रीच अप टू 300। हम लोग 300 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या अभी तक आपने किसी भी वीडियो से कोई भी फ़ायदा लिया है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, वो भी फ़ायदा ले सकें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। साइनिंग ऑफ।